हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप लोगों को कल की वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग 7 बजे प्रतिदिन आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक से नहीं, यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों के सम्मुख से। हाँ, जितने भी छात्र छात्राएँ ये वीडियो देख रही हैं, यूट्यूब का जो मैं लिंक आप लोगों को शेयर किया है, जब यूट्यूब में आप लोग मुझे देखोगे तो उसके साइड में एक रेड कलर का बटन बना पड़ा है जिसमें सब्सक्राइब लिखा है। आप लोग उसे क्लिक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीज लीजिए। जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे। चलो लेट्स गो, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने दिन में भी आप लोगों को समय सारणी का एक पेज व्हाट्सअप किया था, उसके अंतर्गत मैंने कहा था कि आप लोगों को निम्नलिखित सब्जेक्टों पर मैं चर्चाएं करूंगा। हम प्रथम इकाई के अंतर्गत हम मुगल कालीन चित्रकला के विषय पर हम प्रकाश डालेंगे कि मुगल चित्रकला का हमारे भारत में क्या योगदान रहा, चित्रकला के क्षेत्र में उसका कितना योगदान रहा। इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि मुगल काल को ही आपने पढ़ा था 11th में कि गुप्त काल को ही स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ये गुप्त काल जो है ये मुगल काल के ही अंतर्गत आता है। और मुगल काल में जितने भी सम्राट हुए हैं, जितने भी शासक हमारे देश में शासन किया है, उन्होंने अलग अलग प्रकार की कलाओं को महत्व दिया है। किसी ने चित्रकला को अधिक दिया, किसी ने चित्रण की कला को ज़्यादा महत्व दिया है, किसी ने स्थापत्य कला को ज़्यादा महत्व दिया है। ये धीरे धीरे आप आगे धीरे धीरे जो टॉपिक आएंगे वो टॉपिक के आधार पर आप लोगों को आगे बताता रहूँगा। आज हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हो सके वीडियो काफ़ी लेंथी हो, आप लोगों को ज़्यादा बोर लगे तो इसे नोट्स भी बनाते रहिएगा। इसके साथ कंटिन्यू नोट्स आप बनाइए। अगर जहाँ पर नहीं आता है तो पर्टिकुलर बच्चा एक पेपर पर लिख के मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मुझे दोबारा से समझाने की कोशिश की। मैं आप लोगों को भरपूर कोशिश करूँगा कि उसे समझा पाऊँ। ठीक है, अब हम मुग़ल काल के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम पहले पढ़ते हैं कि मुग़ल काल क्या है। हमें जानना है कि मुग़ल काल सर्वप्रथम है क्या, इस बारे में हम प्रकाश डालेंगे। इसको मध्यकालीन चित्रकला भी कहा जाता है। आपने गुप्त काल पढ़ा था, गुप्त काल के मध्यकालीन, फिर आधुनिक चित्रकला का इतिहास हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि आपको पता ही है मुग़ल काल, आपके दिमाग में कभी ये चीज़ आई कि मुग़ल काल इसका नाम क्यों पड़ा, मुग़ल ही क्यों हुआ? तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मुग़ल काल का सबसे पहला नाम जो पड़ा था, गुप्त काल का सबसे पहला, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका नाम मुग़ल काल क्यों पड़ा। इसके अंतर्गत 3 से 4 मुस्लिम राजाओं ने शासन किया था, जो इस्लाम धर्म से, जिसे हम आजकल मोमडन कम्युनिटी बोलते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं, उन्हीं से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। इनका नाम मुग़ल क्यों पड़ा, इसका कारण यह है कि जो सिर्फ किसी भी परिवार में 2 सदस्य होते हैं। आप एक चीज़ सोचिए, हर परिवार में 2 सदस्य होते हैं किसी भी परिवार के, एक मातृपक्ष होता है, एक पितृपक्ष होता है। ये 2 चीज़ों से ही इस कहानी की शुरुआत हुई है। यदि हम मातृपक्ष की बात करें जो माता से रिलेटेड, पर पितृपक्ष की बात करें तो पिता से संबंधित। जो हमारे गोत्र होते हैं, जो सबसे अधिक गोत्र जो हमें आजकल जो दिखाई देते हैं वो राजस्थान में इन चीज़ों का ज़्यादा फॉलो किया जाता है। गोत्र माता की माता और पिता का गोत्र से ही वहाँ इंसान को जाना जाता है कि ये इस फलाने गोत्र से। मान लीजिए जैसे कि कोई तिवारी है, शर्मा है, यादव है इत्यादि, कई ऐसे कहीं उदाहरण होते हैं जिनसे हमें यह ज्ञात होता है कि ये फलाने गोत्र का है, या फलाने पक्ष का है। इसकी जो ये गोत्र जो पड़ा, ये धर्म के विभाजन से नहीं, ये पर्टिकुलर किसी गोत्र को इंगेट या जिसकी जाति है क्या है, ये इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं दिशा देता है।
इसकी मुगल काल में इसके पिता जो मुगल थे, मुगलों के जो पिता थे, मुगलों के नाम से जिनके पिता का नाम पड़ा, चंगेज खान। चंगेज खान मुगल काल के जो सर्वप्रथम शासक थे, उनके नाम पे वो एक मंगोलियाई स्त्री से उन्होंने शादी की थी। उनकी जो पीढ़ी में जो जो पीढ़ी थी, उनकी जो वाइफ थी, जो 14वें नंबर की वाइफ थी, जो 14वीं पीढ़ी थी, उसका जन्म मुगल शासक के तौर पे, मुगल काल के तौर पे पड़ा। अब मातृपक्ष से जिसमें माता का गोत्र का बखान किया जाता है, और पिता पक्ष से जो आगे चल के पिता को इंडिकेट करते हुए आगे आगे चलता है, उसको हम पिता कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम मुगल काल पड़ा। अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। कि अब बात आती है कि मुगल काल के अंतर्गत किन किन राजाओं ने भारत में शासन किया। कि अब आपको मैं बताता हूँ कि मुगल काल का पहला शासक कौन था। ये 5 शासक हुए हैं, वो धीरे धीरे हम स्टेप वाइज आपको बताएंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और जो अंतिम 6ठे नंबर का जो था औरंगजेब था। देखो, हम इस क्रम को, जैसे कि हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि इसको किस टाइप से याद किया जाता है। देखो, बाबर, आप लिख लीजिए कहीं पर ही एक शॉर्टकट तरीका। पहले लिखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और अंत में औरंगजेब। ये पर्टिकुलर सीरीज में आपने लिख लिया। अब बाबर के आगे से लिख दीजिए बी, और हुमायूं के आगे से एच, जहांगीर के आगे से जे, और शाहजहां के आगे से एस, और औरंगजेब के आगे से ओ लिख दीजिए। अब आप इसको इस टाइप से भा सो। अब इसमें बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, और ओ फॉर औरंगजेब। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम इनके कालक्रम में कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा शासक पहले आया, कौन सा उसके बाद आया, किस शासक ने पहले शासन किया, उसके बाद किसने किया। अब एक तरफ से देखा जाए, उसके दादा, परदादा, पोता पोता के जो एक क्रम चलता है हमारे, उसमें भी हमारे जो अब मान लीजिए मैं हूँ, मेरे ऊपर मेरे पिताजी हैं, फिर मेरे पिताजी के ऊपर उनके फादर हैं, उनके फादर के ऊपर उनके फादर होंगे। इस प्रकार से एक जो कड़ी बनती है, वो निरंतर आगे को धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जिसको हम एक तरफ से कह दो कि हमारी जो पीढ़ी निरंतर जो आगे बढ़ रही, पीढ़ी दर एक का नाम आता ना, इस पीढ़ी में फलाने फलाने का बच्चे का नाम इस नाम से जाना जाता है। अगली पीढ़ी में, अब मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पिताजी का नाम से ही मैं जाना जाता हूँ, जो मेरा बच्चा होगा वो मेरे नाम से जाना जाएगा, और उसका बच्चा उसके नाम से जाना जाएगा। ये होता है कालक्रम। इस प्रकार से शासन किया गया था। अब आते हैं हम बाबर। अब जो बाबर का शासनकाल भारत में ज़्यादा समय के लिए नहीं रहा, सिर्फ 4 साल का शासनकाल रहा उसका। 1526 में भारत आया था, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने जो 4 साल का जो पीरियड रहा, उसी में ही उसका शासन किया था। उसके जो शासनकाल में भी उसको इतना माना जाता है कि उसने उतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाया, और वो बीमारी से भी ग्रस्त था, पीलिया इत्यादि तौर पे। अब उसके बाद अकबर 1556 से 1605 तक का उसका शासन रहा। हुमायूं की बात करते हैं, 1530 से 1556 ईस्वी तक उस हुमायूं ने 26 साल तक शासन किया। अकबर ने लगभग 50 साल शासन किया। अब धीरे धीरे स्टेप वाइज मैं आपको आगे को बताऊंगा। अब आते हैं हम मध्यकालीन चित्रकला का विकास। अब मध्यकालीन चित्रकला का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पे हम धीरे प्रकाश डालेंगे। अभी आप लोगों के पास बुक अवेलेबल नहीं है, जब स्कूल खुलेगा तो उस दौरान मैं आप लोगों को ये नोट्स लिखा दूंगा। हो सके तो आप इसको याद कर लीजिए, कहीं पर रफ कॉपी में से नोट्स बनाने के लिए बनाइए। जो आपको लगता है कि ये यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब मध्यकालीन चित्रकला का विकास कहते हैं। अब मध्यकालीन चित्रकला का विकास किस प्रकार है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में हम आपको सिलसिलेवार में बताएंगे। अकबरकालीन कला। अब अकबरकालीन कला से पूर्व हुमायूं,
हुमायूं से पूर्व बाबर। अब जो हम सर्वप्रथम जो पहला स्टेप जो हम पढ़ेंगे वो बाबर कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने आप लोगों को ये जो समय सारणी अनुक्रमणिका कहते हैं, विषय सूची, उसके आधार पे मैंने आप लोगों को ये बता रखा है। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, मैं आप लोगों को उस चीज़ को व्हाट्सअप कर दूंगा। वो PDF जो मैं बना रहा हूँ उसको व्हाट्सअप कर दूंगा। इस आधार पे हमारी आगे की पढ़ाई होगी, ठीक है। अब जो मैंने बोला था आपको, मध्यकालीन चित्रकला के बारे में हम पढ़ेंगे। बाबरकालीन कला, क्षमा करना बीच में लाइट चली गई है। मैं यहाँ पर दूसरे मोबाइल के टॉर्च के माध्यम से मैं इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करूँगा, अन्यथा मैं इस वीडियो को कंटिन्यू आगे कर लूँगा, इसमें आप चिंता ना करें। अब मैं कह रहा था आपको बाबरकालीन चित्रकला के बारे में। 1560 से 1530 के मध्य बाबरकालीन का जो शासन रहा वो 4 साल का रहा। बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किए जाने के साथ स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई। मतलब बाबर के ही द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इससे पूर्व हमने जो डिस्कस किया, आप लोगों को पहले भी पता होगा, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता ही होगा। तो कह रहा है कि बाबर ने मुगल काल की स्थापना की, साथ ही स्थापत्य कला, जो भवनों का जो निर्माण होता है, जो पत्थरों में जो बड़ी आकृति बनाई जाती थी, जो आज के भवन बनाए जाते थे, जो गुरुद्वारा, जो उनके दूसरे भी ताजमहल का भी एक उदाहरण स्थापत्य कला का ही एक उदाहरण है वो भी। और जो कुतुब मीनार, जो बड़े बड़े स्तूप बनाए गए हैं, वो भी स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। अब आप कहोगे बौद्धकालीन में गुप्त काल को ही स्वर्ण कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्थापत्य कला का ज़्यादा महत्व रहा था, क्योंकि इसमें बड़े बड़े भवनों का निर्माण हुआ था। और चारों तरफ जो स्नानागार बने थे, ठीक है। अब जहाँ तक दूसरी बात करें कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में नवयुग का उदय हुआ। अब हम जहाँ तक हमारी बात आती है कि भैया मुगल काल में बाबर की क्या भूमिका रही थी। यदि उस समय हमें ये पता नहीं होता कि भैया किस प्रकार से भवनों का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से पत्थरों को तराश के एक श्रेणीवार रख के एक किसी धरातल या चौकी का निर्माण किया जाता है, या गुंबद का निर्माण किया जाता है, या स्तूप का निर्माण किया जाता है, या मीनार का निर्माण किया जाता है, जो आज महल बने हैं, तो वो स्थापत्य कला का ही एक बहुत अच्छा नमूना हमारे सम्मुख से रहते हैं। धीरे धीरे इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और ये ज़्यादा अपने आप को उस क्षेत्र में ज़्यादा अग्रसर नहीं कर पाए। इस वजह से इनका कार्यकाल ज़्यादा रहा नहीं। इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। यदि ये कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला को जन्म ही नहीं देते, आज जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हम कहते हैं कि भैया आज ये बिल्डिंग बनी है, आज ये बिल्डिंग बनी, कहीं ना कहीं हमें उसका पुख्ता सबूत एशियन पीरियड से ही मिलता है। ये चीज़ आप लोग तो जानते हो। अब जो विधि हमें आती है, जो मंगोलियाई और जो बाहर के जो फारिस के जो कलाकार थे, जो वहाँ के जो भवन निर्माण करने वाले जो कारीगर थे, वो बाबर अपने साथ भारत लाया था। उसने वो चीज़ देखी थी, इस वजह से वो भारत में वो भव्य महलों का जो निर्माण हुआ है, जो आज हम कहते हैं कि भैया जोधपुर का महल इत्यादि महल है, लाल किला, ये भी तो स्थापत्य कला का ही नमूना है। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि भैया बाबर द्वारा अग्रणी भूमिका निभाई गई, और इसी शैली को मुगल शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। स्थापत्य कला को इंडो पार्शियन शैली भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप पढ़ाई होगा आपने हिस्ट्री में, खासतौर से हिस्ट्री के स्टूडेंट सभी लोग आपने पढ़ा होगा कि मुगल काल को दूसरा किस नाम से जानते हैं, इंडियन पार्शियन स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है।
अब कला के नाम से जाना इस शैली का स्थापक बाबर था, किंतु वो शासन करने में ज़्यादा वो नहीं रहा, सक्षम नहीं रहा। ये अपनी चरम सीमा पर कब पहुंची? शाहजहां जो उसके पुत्र था, शाहजहां के समय में अपने शीर्ष पे पहुंच चुकी थी, तब जाके वहाँ पर इस चीज़ का निर्माण हुआ। यहाँ पर अभी लाइट की कमी है, मैं आगे कंटिन्यू जब लाइट आएगी इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि जो साइड में जो रेड कलर का जो बटन दबा है जिसको सब्सक्राइब कहते हैं उसे दबा लीजिएगा। जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूँगा, जितने भी नई वीडियो डालूँगा या PDF फाइल डालूँगा, तो वो आप लोगों को तुरंत ही अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।